एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अमित कैरियर एकेडमी में। कल हम लोगों ने देख लिया था, कल हम लोगों ने शुरुआत किया था दूसरे चैप्टर की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे भारत का भू आकृतिक प्रदेश। और भू आकृतिक प्रदेश में हम लोगों ने भू आकृतिक प्रदेश को समझने के लिए कुल 4 भागों में बांटा हुआ था। इसमें आपका पहला था उत्तर का विशाल पर्वत, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के भूभाग जिसमें बहुत सारे पर्वतों एवं पठार की चर्चा हम लोगों को करनी है, और चौथा था आपका तटीय मैदान। तो वो मोटा मोटा जो विभाजन था, हम लोगों को जो कंटेंट देखना था दूसरे चैप्टर के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें उस कंटेंट में देखना है, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। जिसमें आपका पहला पॉइंट रहा है, वह जो पहला हम लोगों ने विभाजन किया था, यह उत्तर का विशाल पर्वत देखना था हमें। उत्तर का विशाल पर्वत में जो पर्वत है वह क्या था? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। तो इसे हिमालय पर्वत के बारे में हमें समझना है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, कहाँ निर्मित हुआ है, किस स्थान पे, किस क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है, इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो भी विभाजन किया है, उस विभाजन पर हम लोग एक मैप बना करके उसमें देखते हैं कि कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है और कहाँ तटीय मैदान है। जो चारों भूखंड हम लोगों ने देखा हुआ था, वो उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन सा है, जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन पाए कि कौन सा स्थल खंड कहाँ है, जिसके आधार पे आगे हम लोग विभाजन करके इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा स्थलाकृति कहाँ स्थित है। तो इसके लिए देखिए, हम लोग एक मैप बनाएंगे। उस मैप में देखेंगे ये आपका इस तरीके से हम लोगों ने मैप बनाने की प्रैक्टिस भी किया हुआ है पहली वाली क्लास में। इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था, ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, और लद्दाख से जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर से फिर हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे? पंजाब, और पंजाब से राजस्थान पहुँचे, और राजस्थान में जो सबसे गर्म स्थान की चर्चा हम लोगों ने किया था जैसलमेर की, वह जैसलमेर। फिर उसके बाद नीचे अगर हम लोग देखें तो यहीं से शुरू हो जाता है क्या? गुजरात। गुजरात वाला क्षेत्र शुरू हुआ, और गुजरात से हम कहाँ चले गए? नीचे एकदम सीधा चलते चले जाएंगे, इधर महाराष्ट्र, गोवा होते हुए कर्नाटक एवं केरल की तरफ पहुँचे। अब यहाँ से देखें, केरल से जब हम लोग एक मोड़ लेते हैं तो ये आप पहुँच गए तमिलनाडु, और तमिलनाडु से सीधा आप जब ऊपर की तरफ बढ़े तो ये आपके आंध्र प्रदेश तक पहुँच गए। आंध्र प्रदेश से यह आपका धीरे धीरे मैप थोड़ा सा फैलता हुआ चला गया। यहाँ से यह आपका सिक्किम, और सिक्किम से इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से फिर आपका मिजोरम पहुँचे, और मिजोरम से त्रिपुरा, और त्रिपुरा से फिर हम लोग मेघालय होते हुए कहाँ चले आए? पश्चिम बंगाल। तो ये आपका इस तरीके से मैप, और मैप में हमें देखना क्या है, कहाँ कौन सी स्थलाकृति है। तो स्थलाकृति में हम लोग देखेंगे यह पूरा आपका जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका नेपाल, नेपाल से सिक्किम, और सिक्किम से क्या इधर की बात करेंगे, यह आपका पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ आपके छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और छोटी छोटी पहाड़ियों के बाद यह आपका हिमालय का क्रम आपके म्यांमार तक विस्तृत है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यह पूरा जो क्षेत्र है, यह कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जिसमें आपका उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत हिमालय पर्वत, यह आपका विशाल पर्वत हो गया। यदि उसके नीचे हम लोग देखें तो दूसरी स्थलाकृति जो हम लोगों को देखना था, यह मैदान देखना था। तो मैदान में यह आपका यह पूरा जो क्षेत्र है, यह मैदानी क्षेत्र है। यहाँ से ये आपका असम वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश से नीचे असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी मैदान का निर्माण करती है। तो यह पूरा जो क्षेत्र है, यह आपका कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र।
ये यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ क्या करती हैं, बनाती हैं मैदान का निर्माण करती हैं। और यह आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के जस्ट पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको मरुस्थली क्षेत्र मिलेगा। अब मरुस्थली क्षेत्र कहने का मतलब यह है समतल भूभाग, यहाँ पे भी लूनी नदी बहती है जो मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र यह आपका यहाँ से एक पर्वत निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, विंध्यन पर्वत। और विंध्यन पर्वत, आगे हम लोग विंध्यन पर्वत के भी बारे में चर्चा करेंगे। यह आपका विंध्यन पर्वत है और विंध्यन पर्वत का विस्तार आपके बिहार तक होता है। इसके बाद यह आपका जो पूरा क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र इधर आपका प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार है। ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के पर्वत और पठार दिखाई देंगे। जैसे हम लोग देखें अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के मध्य आपका एक पठार है जिसे हम लोग मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार के बाद की बात करें तो यह आपका जो क्षेत्र है, मालवा के पठार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक पठार और भी दिखाई देगा जिसे हम लोग कहते क्या हैं, बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद देखेंगे यही वाला जो पठार है इसे हम लोग बघेलखंड का पठार कहते हैं। और बघेलखंड के पठार के बाद यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार के नीचे इधर देखेंगे तो इधर आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। और इधर देखेंगे यह आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत दोनों एक दूसरे से मिलते कहाँ हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में एक पहाड़ी स्थित है जिस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। इसके नीचे भी आपकी पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक भाग है जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में निर्मित है। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। यह आपका अभी सामान्यतः हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा स्थलाकृति कहाँ है। तो यह आपका दक्कन का पठार, यह दक्कन का पठार, यह आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इधर आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड। और इधर है आपका बुंदेलखंड, यह बुंदेलखंड का पठार। और यह है आपका मालवा का पठार, मालवा रीजन यह है। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये तो 3 भूभाग हम लोगों ने देख लिया। उत्तर का विशाल पर्वत, यह मैदानी क्षेत्र है। उत्तर का विशाल मैदान, यह आपका मैदान है। और यह जो क्षेत्र है वह हिमालय पर्वत। और यह आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और किनारे वाले भाग में देखेंगे तो समुद्र के तट के सहारे इस तरीके से यह मैदान निर्मित है, मैदान निर्मित है जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और इसी तरह से जब पूर्व साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया हुआ है। बहुत सारी नदियों ने काट छाट करके पठार को डिपॉजिट किया हुआ है अवसाद का, जिसे हम लोग कहते हैं। इधर देखेंगे तो यह आपका पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। और यह है आपका पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ये आपका जो हम लोगों ने भू आकृति प्रदेश पढ़ने के लिए जो विभाजन किया हुआ था वो सारा विभाजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदान। इस तरह से ये पूरा विस्तार है भारत के भू आकृतिक का। तो अब हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, उत्तर का विशाल पर्वत। उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर में
भारत के उत्तर में एक पर्वत है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिमालय। हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और हिमालय की कुल 4 श्रेणियाँ हैं। हिमालय में कुल 4 श्रेणियाँ हैं। एक है आपका ट्रांस हिमालय, जो सबसे प्राचीन है, जो हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरा जो श्रेणी है उसे हम लोग बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों? क्योंकि यह सबसे ऊंची चोटियाँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ है? बृहद हिमालय में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इस बृहद हिमालय में स्थित है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो ऊंची ऊंची चोटी होने के कारण होता क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, जिससे होता क्या है? अधिक ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर एकदम 0 हो जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है, लेकिन तीसरा ध्रुव आप देखें तो तीसरा ध्रुव कहाँ देखने के लिए मिलेगा? हिमाद्री, मतलब हिमालय, जो बृहद हिमालय की ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी चोटी है, इस चोटी वाले भाग में पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है, अर्थात हम इसे तीसरे ध्रुव की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तीसरा भाग जो है वह है आपका लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से यह कुल 4 पर्वत श्रेणियां हैं किसमें? हिमालय पर्वत के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहले अभी हम इन श्रेणियों को पढ़ने से पहले यह देख लें कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और कहाँ निर्मित है। तो देखें, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत जहाँ स्थित है वहाँ प्राचीन काल में वहाँ एक सागर हुआ करता था। तो सागर में इतना विशाल पर्वत किस प्रकार से निर्मित होगा, उसी के बारे में हमें समझना है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? हिमालय की उत्पत्ति। पहले हिमालय की उत्पत्ति समझे, फिर उसके बाद हिमालय की श्रेणियों को समझेंगे। देखिए, जब पहले सर्वप्रथम पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, देखिए पृथ्वी के निर्माण या पृथ्वी के इतिहास की बात यदि करेंगे तो ये पॉइंट हम लोग सौर मंडल के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी ठंडी हुई, किस प्रकार से इसमें विभाजन हुआ। और आज हम लोग देखें वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर अस्तित्व में दिखाई देते हैं। तो क्या आज जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर दिखाई देते हैं यह पहले से हैं, या पृथ्वी के निर्माण ही इसी क्रम में हुआ था, या बाद में निर्मित हुए? इन सब चीज़ों की बात करें या इन सब पर हम लोग चर्चा करें, तो इसके लिए हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, हैरी हैस के द्वारा दिया गया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यह डिफाइन कर पाता है कि जब पृथ्वी निर्मित हुई थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक भूखंड था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया कह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा तीनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य किया, जिसके कारण हुआ क्या? पृथ्वी का विभाजन होता है। विभाजन जब होता है तो इसी के विभाजन के पश्चात वर्तमान में कुल जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर या छोटे छोटे द्वीप हमें दिखाई देते हैं महासागरों में, वो सारा कुछ किस तरीके से निर्मित हुआ, वह प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा डिफाइन किया जाता है। हालांकि हम उस सिद्धांत की चर्चा विश्व के भूगोल में इस सिद्धांत को जब पढ़ेंगे तो उसे और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से, क्योंकि जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक हिमालय की उत्पत्ति आपको समझ में नहीं आएगा। तो हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए जितने कंटेंट या जितने संदर्भ की जरूरत होगी, जिस पॉइंट की जरूरत होगी, उन पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, जिससे आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति समझ में आ जाए। तो यह आपका क्या हुआ? जब पृथ्वी निर्मित हुई थी
जब पृथ्वी निर्मित हुई थी तो यह आपका एक भाग रहा। इसमें कुछ समय के पश्चात हुआ क्या, इस पे आपका कुछ भाग जो जल भाग था वह एक साइड था, पृथ्वी के स्थल के चारों तरफ क्या था, चारों तरफ जल था। इसको हमने क्या कहा, यह स्थल भाग है, यह आपका स्थल था और यह भाग क्या रहा, जलीय भाग रहा। यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ था और यह बीच में आपका स्थल था। तो जो जलीय भाग रहा है यह आपका पूरा जलीय भाग है, जलीय भाग है। आज भी हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर चारों तरफ क्या है, जल है, चारों तरफ जल है। इधर भी आप देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा, इधर भी आप देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा, इधर आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है और इधर आपका अंटार्कटिक महासागर है। भले ही आज बर्फ के रूप में यह जमा हुआ है, लेकिन यह कभी क्या था, जल के रूप में हुआ करता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इस जलीय भाग को हमने क्या बोला था, पैंथालासा। यह था आपका पैंथालासा, जिसका वर्तमान स्वरूप हमें प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। तो जो स्थल भाग रहा है, इस स्थल भाग को हम लोग कहते थे, यह था आपका क्या, पैंजिया के नाम से जाना जाता था। तो मतलब यह शुरुआत में जब पृथ्वी निर्मित हुई उसके कुछ समय के पश्चात यह एक स्थल भाग हुआ और दूसरा जल भाग हुआ। तो स्थलीय भाग को हमने क्या बोल दिया, पैंजिया कहा, और जलीय भाग को हमने क्या बोला, पैंथालासा नाम दिया। लेकिन होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, यह मान लेते हैं सूर्य है, और यह आपका क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा यह तीनों एक सीधे में भी हो सकते हैं या एक दूसरे के समकोण पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम लोग जानते हैं पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए कभी पृथ्वी यहाँ होगी तो कभी यहाँ होगी, कभी नीचे होगी तो कभी इस साइड होगी। इस तरह से यह चक्कर लगा रही है। बाकी चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जहाँ भी ये तीनों पिंड हैं, ये तीनों पिंड आपस में किसके कारण जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बल लग रहा होगा, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल नाम देते हैं। तो यह आपके तीनों पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जाहिर सी बात है खिंचाव होगा, तो जो स्थल भाग होगा उस पर प्रेशर भी आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो होगा क्या, एक समय ऐसा होगा जब यही कोई भी चीज़ अगर बीच में होगी, हम इधर से भी कभी खींचे और कभी इधर से खींचेंगे तो खिंचाव होगा, और खिंचाव होगा तो बीच में क्या होगा, कमजोर तो होगा, और एक समय आएगा कि जो टूट जाएगा। यह आपका यही क्रिया पृथ्वी के साथ होता है। तो पैंजिया का क्या हो गया, कालांतर में चल करके पैंजिया का विभाजन हो जाता है। पैंजिया का दो भाग में विभाजन हो गया, जिसका एक भाग उत्तर में हुआ और दूसरा भाग कहाँ रह गया, दक्षिण में। इस पैंजिया का विभाजन होता है, जो उत्तर वाला भाग हुआ उसका नामकरण किया गया कि यह क्या है, अंगारा लैंड। इसका नामकरण किया गया, यह अंगारा लैंड बना, और यह वाला जो भाग बना यह गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप निर्मित हुए हैं, कौन सा महाद्वीप किस भूभाग से निर्मित हुआ, तो हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन जब पैंजिया का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड उत्तर की तरफ और गोंडवाना लैंड भी दक्षिण की तरफ या अलग अलग दिशाओं में मूव करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बड़ा भूखंड होगा उसको खींचना आसान नहीं होगा, लेकिन जब यह टूट करके छोटे छोटे पार्ट में हो जाएगा तो अब इसको खींचना, इस पर जो बल लगाया गया इससे खिंचाव भी होगा, जिसके कारण अंगारा लैंड उत्तर की तरफ मूव किया, जिससे हुआ क्या, जल। अब ये जब बीच में स्थान खाली होगा, तो यह जब बीच में स्थान खाली हो गया तो इसे हमने एक नाम दे दिया, क्या यह नाम दिया गया इसको टेथिस सागर या टेथिस सागर। तो दोनों नाम मिल सकते हैं, टेथिस कहें या टेथिस सागर। और वर्तमान में हम लोग देखेंगे इसी टेथिस सागर में क्या स्थित है, आपके हिमालय पर्वत निर्मित है। तो किस प्रकार से हिमालय पर्वत इसमें निर्मित होगा उसे हमें समझना है। तो बाद में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड। अब ऐसा तो नहीं है कि जब दो भागों में पृथ्वी बट गई तो यह पिंड
दूर चले गए, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आज भी हम लोग देखते हैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का चक्कर, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। जब एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो वही गुरुत्वाकर्षण बल आज भी कार्य कर रहा है, जो हमें जो प्रमाण दिखाता कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का आज भी देख रहे हैं विभाजन शुरू है, जिसमें हम लोग देखें अफ्रीका महाद्वीप में महान भूभ्रंश घाटी स्थित है और दिन प्रतिदिन उसमें विस्तार हो रहा है, जो यह साबित करता है कि जो वर्तमान में 7 महाद्वीपीय में पृथ्वी या भूखंड टूटा था वह आज भी टूट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। दूसरे क्रम में क्या हुआ, एक क्रम में तो हो गया यह पैंजिया निर्मित हुआ, दूसरे क्रम में हमने देखा महाद्वीप, 2 महाद्वीप और 1 महासागर और 1 सागर निर्मित हुआ, और बाद में चल करके हुआ क्या, यही गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में फिर से विभाजन होगा। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में फिर से विभाजन होगा, तो यह एक भाग निर्मित होगा जिसे हम लोग कहेंगे क्या, यह इधर से टूट करके यह इधर की तरफ गति करना शुरू किया। यह जब यह इधर की तरफ गति करना शुरू किया तो बीच में क्या होगा, बीच में भी एक जलीय भाग निर्मित होगा, यह जल इंटर करेगा उस भाग को, यहाँ भी एक महासागर निर्मित होगा जिसे हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर। तो यह आपका बीच में जो हुआ क्या, जब यह टूट करके इधर की तरफ गति करना शुरू किया तो यह एक अलग महाद्वीप हो गया और यह एक अलग महाद्वीप हो गया। और यहाँ पर भी हम लोग देखें इसका भी विभाजन हुआ, जब इसका विभाजन हुआ तो बीच वाले का हमने नामकरण क्या किया, यह अफ्रीका हो गया, हालांकि इसका विभाजन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ अभी जो समझना है, अभी हिमालय की उत्पत्ति को समझना है, तो हमें उस पॉइंट को फोकस करना है कि किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई, उसको समझने के लिए हमें यह संदर्भ देना जरूरी है। इसका मतलब यह, तो यह वाला जो भाग हुआ इसे हमने नाम क्या दिया, यह नाम जो दिया इसका, यह हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और यह वाला जो हुआ यह आपका दक्षिण अमेरिका, यह हुआ आपका दक्षिण अमेरिका। और यह वाला जो भाग हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका। और बीच में जो जली भाग खुला उसे हम लोगों ने कह दिया क्या, अटलांटिक महासागर। यह हो गया आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, अब अफ्रीका का भी विभाजन होता है। अफ्रीका का जो विभाजन होता है, यहाँ से एक भूखंड टूटा, एक भूखंड यहाँ से टूटता है इसका, और यह इस रूप में निकल करके किधर की तरफ गति करना शुरू किया, उत्तर की तरफ बहुत तेजी से गति करना शुरू करता है। और यह वाला जो भूखंड है यह इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रायद्वीपीय भारत। यह वाला जो भूखंड रहा है यही आपका प्रायद्वीपीय भारत कहा गया। अब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटा हुआ था, किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग। गोंडवाना लैंड से कौन कौन अलग हुआ, एक तो आपका दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, इधर हम लोग देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, और तीसरा हम लोग देखेंगे इसी से ऑस्ट्रेलिया भी टूट करके अलग होता है। तो यह आपका विभाजन हो गया। अब जब प्रायद्वीपीय भारत इधर की तरफ गति करेगा, यह भूखंड भारत की तरफ, इधर यह वाला जो प्लेट है या यह वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं क्या है, यूरेशिया कह देते हैं, यूरेशिया कह देते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड रहा है, यह उत्तर की तरफ जब गति करना शुरू किया तो यहाँ से आकर के क्या करेगा, यहाँ से टकराएगा, और जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो एक नई चीज़ का निर्माण होगा। नई चीज़ का निर्माण क्या होगा, जिसे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होगा, उस स्थलाकृति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत कहेंगे। जैसे जब दो चीज़ें एक ही दिशा में बल लगाएंगी, एक ही पॉइंट पर बल लगाएंगी, या दो चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही होंगी तो होगा क्या, प्लेट। ये भूभाग है कैसा, हो सकता है कि यह वजन हो और हो सकता हो यह वजन हो, या एक वजन होगा या एक हल्का होगा। तो होगा क्या, जो चीज़ें भारी होती है उसमें दबाव ज़्यादा होता है, जब दबाव ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू करेगी, नीचे की तरफ बैठना शुरू करेगी, और जो हल्का होगा वह हमेशा कहाँ जाएगा, वह ऊपर उठना शुरू करेगा। यह ऊपर उठना शुरू करेगा तो जब हम लोग देखेंगे स्थल का वह भाग जो ऊंचाई पर स्थित है उसी को तो हम कहते क्या है, पर्वत कह देते हैं।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत कह देते हैं। तो यह आपका एक तरीका हुआ जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे जो पर्वत निर्मित हुआ है, जिसे आज हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं, वह आपका क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, या कहें इस भूखंड के दो भूखंड के आपस में टकराने के कारण ही निर्मित हुए। दूसरा एक तरीका और भी बताया जाता है जिसमें आपके अलग भूगोलवेत्ता हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोबर महोदय ने क्या बताया, इनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं क्या, भूसन्नति का सिद्धांत। जो भूसन्नति का सिद्धांत है, यह क्या बताता है, किस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा कि भूसन्नतियों की देन है, भूसन्नतियों को यह पर्वतों का पालना कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भूसन्नति क्या है। भूसन्नति क्या है उसको हम लोग समझे तो देखें, हालांकि यह आधार इन्होंने भी माना है कि यह जो विभाजन हुआ, यही विभाजित भाग जो प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था, और यह जो टूट करके यहाँ आता है, यहाँ एक सागर है और इधर भी भूखंड है और इधर भी भूखंड है। उसको हम लोग देखें, तो इन्होंने कहा क्या, यह आपके टेथिस सागर है, यह वाला जो भाग है वह टेथिस सागर है। इधर की बात करें, यह आपका मान लेते हैं क्या, अभी हम लोगों ने जो देखा था यूरेशिया, यह था आपका यूरेशिया, और इधर वाला जो भाग है इसे ही हम लोग कह दे क्या, प्रायद्वीपीय भारत। जब दोनों भूभाग एक दूसरे के समीप आते हैं तो इन्होंने क्या बताया, कोबर महोदय ने कहा क्या, कि यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकल रही थी। नदी कौन थी, आज भी हम लोग देखेंगे वर्तमान में तो 3 नदी हिमालय के उस पार से निकलती हैं, हिमालय के उस पार से, जिसे हम लोग सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से नदी निकल रही थी, और नदी का गुण होता है कि जिस रास्ते से जाएगी वह अपक्षय व अपर्दन की क्रिया करेगी। तो यह नदी क्या कर रही थी, यहाँ से नदी निकल रही थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यह 3 नदी निकल रही थी। 3 नदी ने क्या किया, अवसाद का इस चट्टान को काटेगी और चट्टान को ले जा करके अवसाद जो होगा वह अवसाद को यहाँ डिपोजिट कर देगी। और इधर से भी हम लोग देखें, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी जो उत्तर की तरफ जाती है, आज भी हमें वह प्रमाण देखने के लिए मिलता है। यमुना की सहायक नदियाँ, जैसे हम लोग चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन, टोंस और सोन नदी, ये वर्तमान में भी ये नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और उत्तर के विशाल मैदान की तरफ बहते हुए गंगा की या तो यमुना की सहायक नदी के रूप में काउंट की जाती हैं। तो यह भी नदी क्या कर रही होगी, यह नदी अवसाद लेकर के आएगी, अपक्षय अपर्दन करेगी और अवसाद लेकर के आएगी और यहाँ पर डिपोजिट करना शुरू करेगी। ये डिपोजिशन हो गया। जब डिपोजिट होगा तो हम लोग जानते हैं, थोड़े से संदर्भ की हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं क्योंकि इनकी स्थलाकृति अलग अलग है। यह वाला भाग आपका ठोस है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रस्ट। यह वाला जो भाग है मेंटल, और मेंटल वाला जो भाग है वह कैसे अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था या कहें तरल अवस्था। मेंटल अर्ध तरल अवस्था में है। यह जो भाग है, यह तीसरा है आपका कोर वाला भाग जो है वह आपका कैसा है, ठोस भाग है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो उसके कुल 3 भाग हैं, एक आपका क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्यों हम यह पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ देखने के लिए मिलेगा। होगा क्या, अब यही को हम लोग अगर यहाँ क्रस्ट वाले भाग पर रखें तो यह वाला भाग मान लीजिए इस तरह से निर्मित था। ये इधर आपका यूरेशिया होगा और इधर आपका प्रायद्वीपीय भारत होगा।
जब यहाँ बहुत सारा डिपॉजिट आकर के इसमें जमा होगा, जब जमा होगा तो होगा क्या, यह वाला भाग नीचे की तरफ दबाव बनाना शुरू करेगा, नीचे की तरफ दबाव बनाना शुरू करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका जो अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग देखें एक गुब्बारा लें और गुब्बारे में हम लोग पानी डालते जाएं तो गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारा नीचे की तरफ लटकता चला जाएगा, नीचे की तरफ वह दबाव बनता चला जाएगा। तो जब यहाँ दबाव बनेगा, इसमें पदार्थ ज़्यादा होगा तो यह पदार्थ करेगा क्या, यह पदार्थ दबाव बनाएगा, अर्ध तरल वाले भाग में दबाव बनेगा। और जब दबाव बनेगा तो मान लीजिए इधर से यह पदार्थ गया कहाँ, यह पदार्थ दबाव बना करके, दबाव जब बनेगा तो इधर की तरफ बल लगाएगा, यह बल इधर की भी तरफ लगेगा। तो होगा क्या, जब यह बल तेज होगा, इसमें बल बहुत अधिक लगेगा तो जिसके कारण क्या होगा, अगर यह चट्टान यहाँ कमज़ोर होगी तो इस चट्टान को क्या करेगा, तोड़ देगा और तोड़ करके पदार्थ इधर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्गार इसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, हम लोग देखें इन्होंने जो कोबर महोदय ने बताया कि यहाँ से पदार्थ क्या हुआ, दबाव बनाया, दबाव तो बना, लेकिन इस भाग को जो आपका मेंटल वाला भाग है, मेंटल के जो सीमा है, इसको तोड़ नहीं पाया। जब तोड़ नहीं पाया तो होगा क्या, यह पदार्थ जब ज़्यादा होगा तो एक बार तो बल इधर की तरफ लगेगा, लेकिन जब यह और भी जगह नहीं मिलेगा तो पदार्थ क्या होगा, वापस बल लगेगा, वापस बल लगाएगा। और वापस जब बल लगेगा तो होगा क्या, अब वो रिटर्न बल लगेगा तो यहाँ पहुँचेगा क्या, यहाँ पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। और यह पदार्थ धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे डिपोजिशन यहाँ से बढ़ेगा वैसे वैसे यह पदार्थ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। जब समतल पर उठा हुआ जो ऊपरी भाग होगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, पर्वत कह देते हैं। समतल पर स्थित वह ऊंचा भाग जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होगा, जिसमें चोटी भी पाई जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, पर्वत कह देते हैं। इस तरह से एक बार जो निर्मित हुआ इसको हमने कह दिया क्या, यह आपका रहा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब हम लोग जानते हैं सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यह पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानी जाती है। तो पूर्ववर्ती नदी क्या है, ऐसी नदी जो वर्तमान में पहले भी बह रही थी, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले भी बह रही थी और वर्तमान में भी बह रही हैं। तो ऐसे में ऐसी नदियों को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। तो हिमालय नदी जैसे जैसे यह हिमालय निर्मित हो रहा था वैसे वैसे वह नदी काट भी रही थी। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्वत का जो निर्माण होना था वह इस तरह से होना था, लेकिन पर्वत किस प्रकार से निर्मित हो गया, इस तरह से निर्मित हो गया। आज भी हम लोग देखते हैं सिंधु नदी हिमालय पर्वत को काट करके सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, और यही आपका क्या है, गार्ज है, जो 5000 मीटर गहराई पर काट करके 5000 मीटर गहराई में बहती है। तो इस तरह से ट्रांस हिमालय को काट करके फिर भी डिपॉजिट यहाँ पे हुआ, और जब डिपॉजिट हुआ तो फिर से वह क्रिया काम करी और दूसरी बार एक बृहद हिमालय निर्मित हो गया। यह दूसरी बार जो निर्मित हुआ वह उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, यह आपका बृहद हिमालय हो गया, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद फिर से हम लोग देखें यहाँ से फिर से वह क्रिया होती है जिससे कालांतर में चल करके एक और भी हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लघु या मध्य हिमालय। तो यह आपका लघु या मध्य हिमालय बना। आगे चल करके फिर से यह क्रिया कंटिन्यू हो जाती है, जिससे एक पर्वत निर्मित हो गया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से कुल 4 पर्वत श्रेणियाँ निर्मित होती हैं, जिसे कोबर महोदय ने भी बताने का प्रयास किया और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से हैरी हैस महोदय ने भी बताने का प्रयास किया। और दोनों सिद्धांत काफ़ी कारगर होते हैं यह साबित करने के लिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण इस तरह से हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। यह आपके 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। यह आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा जो रहा है उसे हम लोग जानते हैं बृहद हिमालय, तीसरा जो बना उसे हम लोग लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, चौथा जो बना वह आपका शिवालिक हिमालय। तो हम लोग जानते हैं, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी।
ठीक है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग आगे हिमालय पर्वत के एक एक श्रेणियों को पढ़ेंगे, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय वो अलग पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय में भी कुल 4 पर्वत श्रेणियां देखने के लिए मिलती हैं, जो आपके काराकोरम, लद्दाख, जांसकर और कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। इसी तरह से बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में भी अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आगे कल हम लोग अलग अलग श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।